गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे डिमांड्स के अलग, जो कल पढ़े थे पिछले क्लास में, उसको आगे बढ़ाते हुए इसका जो दूसरा यूनिट है थ्योरी ऑफ डिमांड में, वो है डिमांड फंक्शन। बेसिकली डिमांड फंक्शन के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे चीज़ों को सीखेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। डिमांड फंक्शन। ऐसे हिंदी में इसे कहते हैं मांग फलन। क्या कहते हैं? मांग फलन। पहले लिखिए मीनिंग, मतलब अर्थ। ठीक है, लिखिए डिमांड फंक्शन shows functional relationship between demand या क्वांटिटी डिमांड एंड different factors affecting it. Different factors affecting it. हिंदी में लिख सकते हैं, लिखिए मांग फलन वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच संबंध को बतलाता है। तत्वों के बीच संबंध को बतलाता है। बहुत कुछ सीखिएगा, आराम से इसको पूरे वीडियो को देखिए। अब देखिए, जो डिमांड फंक्शन है इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। है ना? एक है जिसे कहते हैं हम लोग इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, व्यक्तिगत मांग फलन। एक है आपका मार्केट डिमांड फंक्शन। ठीक है, तो इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, देखिए डिमांड फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वाई है, टी है और ई है। सबका मतलब बताएंगे। ये है मार्केट डिमांड फंक्शन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब रहेगा पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई, एन, वाई डी, डब्लू, इस तरह से सबका मतलब हम लोग बताएंगे। एक एक करके लिखिए। और देखिए, यही सारा एक क्वेश्चन पूछता है कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल से क्या समझते हैं और मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या करें। तो इसके अंदर जो सारी चीज़ देख रहे हैं, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, यही सब क्या होता है? फैक्टर्स होता है जो डिमांड को प्रभावित करता है। शुरू हम लोग क्या पढ़े थे कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, है ना? ये तो सही है, लेकिन प्राइस के अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि मांग को प्रभावित करते हैं। तो उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए इसको रहने देते हैं ताकि आपको लगे इसका पूरा मतलब बता रहे हैं।
चूँकि यहाँ तक तो इंडिविजुअल में भी था, तो समझते हैं। जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ ना DX, DX का मतलब होता है डिमांड फॉर कमोडिटी X, वस्तु X की मांग। यहाँ पर F का मतलब है फंक्शनल रिलेशनशिप। यहाँ पर PX का मतलब है प्राइस ऑफ कमोडिटी X, वस्तु X का मूल्य। PR का मतलब है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं का मूल्य। अब बताएंगे अभी आपको। और यहाँ पे Y का अर्थ है कंज्यूमर्स इनकम, ठीक है। और यहाँ पर T का मतलब है T है, E है, YD है और N है और W है, ठीक है। तो हटा देते हैं सब। T का मतलब लिखिए, T का मतलब होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। E का मतलब होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और YD का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। N का मतलब होता है नंबर ऑफ कंज्यूमर, या किसी बुक्स में रहता है पॉपुलेशन। और W का मतलब होता है वेदर, मतलब मौसम, है ना। जैसे भी देख रहे हैं मौसम बदल गया तो कंबल का डिमांड, अरे है ना, आपका काफ़ी स्वेटर का डिमांड काफ़ी क्या हुआ, बढ़ गया। तो इसमें प्राइस मैटर नहीं करेगा, प्राइस ज़्यादा भी रहेगा तो भी उसका डिमांड क्या होगा, होगा। क्लियर। चलिए ए जो है ना, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं वेदर, मौसम। इसको जो देख रहे हैं इसी को लोग बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। क्या बोलेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। अब हम इसको पूरा एक एक करके डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आगे। सबसे पहला क्या है, आप हेडिंग दे सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। इसमें पहला क्या है, इसमें पहला आपका है, देखे होंगे PX, मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी X, वस्तु X का मूल्य। ये तो आप जानते ही हैं कि क्या जानते हैं कि हायर द प्राइस लोअर डिमांड और लोअर द प्राइस हायर डिमांड। प्राइस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। P, यहाँ Q, यहाँ P1 यानी प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ा। दोनों में रिलेशन क्या है, इनवर्स है। आप इधर लिखिएगा प्राइस, इधर लिखिएगा क्वांटिटी, डिमांड X है, 0 है, और ये आपका डिमांड कर्व है। क्या आपका है, डिमांड कर्व है। ये तो देख लिए, ये फैक्टर सब आप जानते हैं पहले से। अब इसका जो सेकेंड है वो इम्पोर्टेंट है। सेकेंड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सेकेंड में क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब रिलेटेड गुड्स
का प्राइस में चेंज होने पर, तो पहले हम ये तो समझें कि रिलेटेड गुड्स होता क्या है ना। तो समझते हैं पहले संबंधित वस्तुएं। रिलेटेड गुड्स वैसे दो प्रकार का है, दो इसको कैटेगरी में बांटते हैं, पहला है और दूसरा है। जो पहला है उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा है उसे हम लोग कहते हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना। और इसका एक और नाम है, क्यों कहते हैं बताएंगे। इसको कॉम्पिटिटिव गुड्स भी कहते हैं और इसको हम लोग जॉइंट गुड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले से कि इसे सब्स्टिट्यूट गुड्स को हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापित वस्तुएं या स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। प्रतिस्थापित वस्तुएं वैसी वस्तुओं को कहा जाता है जिसका उपयोग एक दूसरे के स्थान पे किया जाए। जैसे कि ये आपका सैमसंग का मोबाइल है, ये आपका रियलमी का मोबाइल है, दोनों का यूज बात ही करना है तो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है ना। एक दूसरे का क्या बाबू, सब्स्टिट्यूट है। या जैसे कि आपका है लिप्टन का चाय है और आपका टाटा गोल्ड का चाय है, या उषा का फ़ैन है, ओरिएंट का फ़ैन है, चाय है, कॉफ़ी है, ये सब क्या है, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है वैसा वस्तु जो एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाए, उसे हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। तो सबसे पहले लिखिए मीनिंग्स ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, लिखिए मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, मीनिंग्स ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्रतिस्थापित वस्तुओं का अर्थ। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दैट गुड्स, substitute goods are that goods, substitute goods are that goods which are used for each other, प्रतिस्थापित वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिसका उपयोग एक दूसरे के स्थान पे किया जाता है ना। एग्जाम्पल में लिखिए, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में ऐसे हम लोग बोलते हैं टी, कॉफ़ी, रियल मी का मोबाइल या सैमसंग का मोबाइल या हिटाची का एसी और वोल्टास का एसी, लक्स साबुन है या डब साबुन है। या देखिए होता है चाय है ना, तो चाय भी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। जैसे टाटा टी और लिप्टन टी है ना, यानी कि चाय अगर ब्रांड चेंज है तो एक चाय एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। क्लियर। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स को हम लोग कॉम्पिटिटिव गुड्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स इज आल्सो नोन एज कॉम्पिटिटिव गुड्स। क्लियर। तो चलिए अब इसका पहले डायग्राम समझते हैं। लिखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे यहाँ पर देखिए दो डिमांड कर्व लेते हैं। डिमांड कर्व कल सिखाए थे, एक डिमांड कर्व ये है और एक डिमांड कर्व यह है, ठीक है। तो ये जो डिमांड कर्व है, मान लिया ये डिमांड कर्व है डिमांड फॉर टी, यह है डिमांड फॉर कॉफ़ी। अब समझिए कि मान लिया कि ये जो कॉफ़ी है, जो टी है बेचने वाला, तो अगर ये मान लिया कि 8 रुपये कप बेच रहा है तो दिन भर में
200 कप टी बेच लेता है, उसी तरीके से इसका जो दाम है वो 10 रुपीज़ है। कितना है? 10 रुपीज़ है। 10 रुपीज़ है। ये भी मान ले कि 100 कप दिन भर में चाय आपका कॉफ़ी बेच लेता है। ठीक है, इधर हम लोग प्राइस लेते हैं, इधर हम लोग प्राइस लेते हैं, यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड फॉर टी, यहाँ लिखते हैं क्वांटिटी कॉफ़ी। ठीक है, अब मान लिया कि जो ये है ना कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है, तो कॉफ़ी का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो कॉफ़ी का प्राइस बढ़ के मान लिया कि ज़्यादा नहीं 12 रुपये हो जाता है, ये 12 रुपये हो गया, तो ये डिमांड घट के, चूँकि ये 8 ही रुपये है लेकिन ये 12 रुपये हो गया, तो दैट मीन्स कि इसके रिलेटिवली और महंगा हो गया। दैट मीन्स कि कंज्यूमर जो है चाहेगा कि आपका जो है दूसरे वस्तु को उपयोग करे, तो ये दैट मीन्स कि कॉफ़ी जो है ना, कॉफ़ी के छोड़कर लोग चाय पीना शुरू करेंगे, तो कस्टमर इधर से इधर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये महंगी हो गई है और इसका दाम पहले की तरह है। दैट मीन्स कि मान लिया कि ये इसका डिमांड 70 हो गया, तो 30 कस्टमर इधर गए, तो इसका डिमांड क्या होगा? इसका डिमांड आपका बढ़ जाएगा और इसका डिमांड बढ़ के इस तरीके से हो जाएगा। इसका प्राइस कुछ ही है जैसे पहले था, और इस तरीके से देखिएगा कि ए जो है ना शिफ्ट कर जाएगा राइटवर्ड, इसका डिमांड 230 हो जाएगा। नाम पॉइंट दे देते हैं, यह मान लीजिए ए है, ये ए से बी चला गया है कि नहीं, ए भी पहले यहाँ बिंदु पे था, अब यहाँ से यहाँ चला गया, तो इसको भी क्या कहते हैं बताएंगे आगे। लेकिन देखिए फिलहाल यहाँ पर है कि जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, क्या है? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट का मतलब जब सब्स्टिट्यूट, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? कॉफ़ी है, तो सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ा तो मेरा जो ओरिजिनल डिमांड है वस्तु का डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसका सेंटेंस लिखिए, व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज, व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज देन डिमांड, ब्रैकेट में ओरिजिनल डिमांड शिफ्ट या डिमांड इंक्रीजेस और डिमांड कर शिफ्ट राइटवर्ड, और डिमांड कर शिफ्ट राइटवर्ड एज शोन इन द बिलो डायग्राम, एज शोन इन द बिलो डायग्राम। और डायग्राम को आराम से बना लीजिए, दिक्कत हो तो आगे पीछे करके फिर से देख लीजिए, डायग्राम को बनाइए। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट लिखते हैं। अभी बचा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो सबसे पहले लिखिए मीनिंग्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मीनिंग्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं का अर्थ लिखिए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दैट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दैट गुड्स विच आर यूज्ड विथ ईच अदर। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिसका उपयोग एक साथ होता है या साथ साथ होता है, उसका अकेले कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं वे वस्तु होते हैं जिसका उपयोग साथ साथ होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दैट गुड विच आर यूज्ड विथ ईच अदर। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, कार है, पेट्रोल है। कार आपके पास BMW है लेकिन पेट्रोल नहीं है तो कार का कोई महत्व नहीं है। उसी तरीके से मोबाइल है, तो अगर सिम नहीं है तो मोबाइल कोई काम का नहीं है, बल्कि मोबाइल आपके एप्पल का क्यों ना हो। सिम का मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, है ना। उसी तरीके से AC है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना। जैसे लेफ्ट हैंड शूज, राइट हैंड शूज, इसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। जब इंडिफरेंस कर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जब इंडिफरेंस कर पढ़ेंगे तो और बहुत सारे एग्जाम्पल इसको हम लोग बताएंगे। क्लियर? तो चलिए पहले लिखते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अंडरलाइन कीजिए। पूरक वस्तुओं की चित्रीय निरूपण। देखिए यहाँ देख रहे हैं, एक चित्र लेते हैं कार का और एक चित्र लेते हैं पेट्रोल का। तो कार का डिमांड मान लिया है, ये पेट्रोल का डिमांड मान लिया है। लिख लेते हैं इसको, डिमांड फॉर कार और डिमांड फॉर पेट्रोल। मान लिया कि जब 5 लाख रुपया एवरेज कार का प्राइस है ना, 5 लाख रुपया है मान लिया, तो इसको एक शोरूम वाला जो है मान ले कि 50 पीस कार का बिक्री कर लेता है। कब? जब पेट्रोल का दाम था 65 रुपया लीटर, तब। ठीक है, देख लिए दोनों एग्जाम्पल। अब इसमें से किसी एक का अगर प्राइस बढ़ता घटता है तो दूसरे को फर्क पड़ता है। मान ले पेट्रोल का दाम बढ़े तो पेट्रोल का दाम मान ले बढ़ा दिए, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़कर हो गया आपका 100 रुपया। तो पेट्रोल का दाम बढ़ने से कार का डिमांड कम जाता है, क्योंकि कार खरीदने से पहले लोग माइलेज देखते हैं, कार तो चलेगा नहीं है ना, तो कार थोड़ी महंगी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, लोग इसको देखते हैं ज़्यादा। दैट मीन्स कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से कार का डिमांड क्या होगा? घट जाएगा, है ना, कार का डिमांड घट जाएगा और ये 50 से पहुंच जाएगा। ठीक है, मान ले कि 50 है तो ये पहुंच गया सीधे आपका 30। अब देखिए पेट्रोल का दाम बढ़ा, पेट्रोल का डिमांड तो कमेगा, तो कार का डिमांड कमेगा, और कार का डिमांड कमेगा दैट मीन्स कि प्रोडक्शन कमेगा, प्रोडक्शन कमने से हमारा जीडीपी पर प्रभाव पड़ता है। तो सरकार जब किसी तरह का डिसीजन लेती है तो ये ध्यान में रखती है कि हमारा इसके दाम बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारे कंट्री में जैसे फ्रांस है, यूएस है, वहाँ पे पेट्रोल कंपैरेटिवली हम लोगों से सस्ता है, तो कार की बिक्री ज़्यादा है। एनीवे, तो देख रहे हैं कि हमारा एक चूँकि अकेले कार का उपयोग है नहीं, तो पेट्रोल का दाम बढ़ने से कार के डिमांड पे फ़र्क पड़ जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के डिमांड प्राइस बढ़ने से एयर कंडीशन के डिमांड पे फ़र्क पड़ जाएगा। क्लियर, ये आपका हुआ। तो अब लिखिए पेन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स, when price of complementary goods increases then demand ब्रैकेट में ओरिजिनल decreases and demand का शिफ्ट लेफ्टवर्ड। जब पूरक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तो हमारी मांग घटती है और मांग की रेखा बाईं तरफ खिसक जाती है या शिफ्ट कर जाती है। इसको भी हम ले लेते हैं, मान ले कि 200 लीटर बिकता था तो अब 150 लीटर बिकेगा। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? यहाँ पे हम लोग प्राइस लेते हैं, यहाँ पे प्राइस लेते हैं, इसको एक नया नाम दे दीजिए। ठीक है, यहाँ लिखिए क्वांटिटी डिमांड फॉर कार, यहाँ सीधे लिखिए पेट्रोल डिमांड एक्स है। क्लियर, नोट कर लीजिए। दैट मीन्स कि जो हम डिमांड को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं, इसमें दूसरा था, पहला था प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, दूसरा क्या है? दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स में एक था हमारा, एक पहले क्या था? देखिए इसके पहले बताए थे ए वाला इसको बोलते थे सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्लियर, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट होगा, दूसरा कहीं भी कर लीजिए। तीसरा कंज्यूमर्स इनकम, उपभोक्ता आय, है ना। इसे देखिए, ये हमारा नॉर्मल डिमांड कर्व है,
ठीक है। नॉर्मल मतलब कि आपका कपड़े का डिमांड है, ये प्राइस वही रहेगा प्राइस में। लेकिन अगर आपकी नौकरी लग जाती है या आपके किसी तरह से इनकम बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है जो आपका डिमांड है, कपड़े का डिमांड हो, खाने पीने का डिमांड हो, बैग का डिमांड हो, सूटकेस का डिमांड हो, गाड़ी का डिमांड हो, सब क्या होगा, जब लोगों की इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ता है, इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ता है। देखिए इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ता है, ठीक है, डिमांड बढ़ता है, लिख देते हैं, है ना। व्हेन इनकम इंक्रीजेज प्राइस इज एज यूजुअल देन डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। उसी प्रकार से यदि इनकम घट गया, जैसे कोविड में देखिए इनकम लोगों का घट गया, सभी वस्तुओं का डिमांड क्या हुआ था, लगभग घट गया था, खासकर लग्जरियस गुड्स का और ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह से लिखिए, क्या लिखिएगा कि व्हेन इनकम डिक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज एंड डिमांड कर्व शिफ्ट, है ना, लेफ्टवर्ड या बैकवर्ड या डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड नाम दे दीजिए अच्छा लगने के लिए। यहाँ मान लिया Q है, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, ये आपका प्राइस हो गया, ठीक है। यहाँ क्या लेते हैं, प्राइस लेते हैं, यहाँ क्वांटिटी, डिमांड लेते हैं। प्राइस में कोई चीज़ नहीं हुआ, और भी है, नाम इसमें दे सकते हैं, एक यहाँ है, जितना अच्छा सजा सकते हैं लिखिए, ए है, बी है, सी है, ठीक है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए। तीसरा क्या था, टेस्टेज एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट होगा फोर्थ पॉइंट, जो भी पॉइंट है, क्या था, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, स्वाद एवं पसंद, स्वाद एवं पसंद, ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है, ठीक है। मान लिया कि कोई साबुन है या कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो टेस्ट लोगों का दो प्रकार का होता है, एक मन का टेस्ट और एक जीभ का टेस्ट, समझ रहे हैं, है कि नहीं। तो मान लिया कोई वस्तु है, मान लिया कोई वस्तु को प्रोडक्ट है, कोई सौंफ ही लेते हैं, सौंफ मतलब साबुन, और जिसको लगाते हुए ऐश्वर्या, दीपिका या कोई लोग जो भी उसका जिसका मार्केट में डिमांड है, जिसको नौजुवक लोग पसंद करते हैं, तो अगर उसका एडवर्टीजमेंट वो करती हैं, वो करते हैं, है ना, तो उसका डिमांड मार्केट में क्या होता है, बढ़ जाता, प्राइस वही रहता है लेकिन कंज्यूमर का मन बदल जाता है। वैसे एडवर्टीजमेंट पे जो खर्च होता है ना, एडवर्टीजमेंट पे खर्च होता है उसको हम लोग सेलिंग कॉस्ट कहते हैं, या उसे हम लोग साइकोलॉजिकल, हमारा इसको बोलते हैं इमेजनरी कॉस्ट, मतलब जो कंज्यूमर से उसका इमेजिनेशन चेंज कर दे, लगता है वो सामान का हो काफ़ी अच्छा होगा, इसलिए उसका डिमांड बढ़ जाता है। तो उसका डिमांड बढ़ जाता है तो प्राइस वही है, लेकिन उसका साइकोलॉजी, उसका मन में परिवर्तन होने के कारण बाजार में उसका डिमांड क्या हुआ, बढ़ गया। तो डिमांड बढ़ेगा तो राइटवर्ड शिफ्ट, है ना। उसी प्रकार से लगेगा सामान खराब है तो डिमांड घट जाएगा, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, है ना। तो इसको एक एक लाइन में लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। देखो ओरिजिनल डिमांड हमारा कहाँ है, यहाँ है, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, एक इधर करो और एक इधर करो,
यहाँ लिखते हैं व्हेन कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस, है ना, विल बी इन फेवर ऑफ कमोडिटी। इसको लिखते हैं व्हेन कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस will be against the commodity। ठीक है, उसके बाद लिखिए फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, भविष्य में उम्मीदें, है ना, भविष्य की उम्मीद। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे कि देखिए, है ना, अभी आप ए नॉर्मल डिमांड कर्व है ना, ए नॉर्मल डिमांड कर्व है, किराना दुकान का सामान, यहाँ लिख दे के मतलब किराना दुकान का सामान। ठीक है, तो देखे होंगे जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था, है ना, तो लगा था फ्यूचर में जो है इसका दाम और बढ़ेगा, है ना। ऐसा होता है कि लगता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस और बढ़ने वाला है। इफ देयर एक्सपेक्टेशन टू राइज द प्राइस इन नियर फ्यूचर, यदि निकट भविष्य में निकट भविष्य में वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की संभावना होती है तो प्रेजेंट का डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके रिवर्स कि यदि अगर लगता है कि नियर फ्यूचर में दाम कमेगा, जैसे अभी आलू का सीजन है, तभी और आलू का रेट कम रहा है लगातार, तो आलू को अधिक बहुत खरीद करके नहीं रखते हैं। जब नया सीजन आता है ना तो लोग सामान कम खरीदते हैं। या चावल हो, लगता है कि चावल का रेट और बढ़ जाएगा तो लोग अधिक खरीद लेते हैं। क्लियर, तो ऐसे लिखिए, क्या लिखिएगा कि यदि एक्सपेक्टेशन हो प्राइस बढ़ने का, देखो तो हमारा डिमांड इधर शिफ्ट कर जाएगा, ऐसे लिखिए। ठीक है, और उसके रिवर्स में ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या होगा D11 के एक इधर ले लीजिए और एक इधर ले लीजिए। इधर में क्या लिखिएगा, इधर में लिखिएगा व्हेन देयर इज एक्सपेक्टेशन, है ना, टू राइज प्राइस इन नियर फ्यूचर। हिंदी में लिख लीजिए, यदि निकट भविष्य में वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की संभावना हो तो डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट करेगा। इधर लिख लीजिए व्हेन देयर इज एक्सपेक्टेशन टू फॉल प्राइस इन नियर फ्यूचर। यदि निकट भविष्य में वस्तुओं के मूल्य में, है ना, यदि निकट भविष्य में वस्तुओं के मूल्य में गिरावट की संभावना हो तब डिमांड कर्व कितना शिफ्ट कर जाएगा, तब डिमांड कर्व आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, है ना। इसको लिख लीजिए, नाम दे दीजिए। है ना, उसके बाद है N मतलब पॉपुलेशन साइज। लिखिए
पॉपुलेशन साइज या जनसंख्या। देखिए है कि जब प्राइस वही रहता है लेकिन जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो जाहिर सी बात है डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा या फिर डिमांड घटेगा। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एग्जाम्पल एकदम है, जैसे ए आपका है ना जी, ए डिमांड फॉर मिल्क है। क्या है? डिमांड फॉर मिल्क। यहाँ क्या देख रहे हैं कि पहले अगर है ना एक फैमिली है जिसमें 4 लोग हैं तो उसमें मान लिए 2 kg दूध लेते थे, मिल्क लेते थे। अब घर में कोई नए बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे का जन्म होने से प्राइस तो नहीं कम जाएगा, प्राइस तो वही रहेगा। तो बच्चे के जन्म के बाद है ना उस परिवार में या उस लोगों में हमारे के यहाँ दूध का डिमांड क्या होता है, बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है दूध का डिमांड जब बढ़ेगा तो आपका जो है डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। क्यों? कि घर में नए बच्चे आए हैं, घर में नए बच्चे आए हैं तो अब उसके लिए माँ को दूध ज़्यादा पीना होगा, बच्चे भी दूध पिएंगे, तो इसको मान ले कि 4 kg हो जाता है। क्या हो जाता है? 4 kg। उसी तरीके से ये जो परिवार है, इस परिवार में इस मान ले कोई 2 लोग चले गए, मतलब इस दुनिया से गुजर गए, मतलब इस दुनिया छोड़ दिए, तो 2 किलो से घटकर इसका डिमांड कितना हो जाएगा? 2 किलो से घटकर इसका डिमांड आपका 1 kg का हो जाएगा। ठीक है, मान लिए तो माना हुआ है, और कम बेसी हो सकता है। प्राइस है, इधर क्वांटिटी है ना, ये D1M है, D1M यहाँ मिल्क रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ है, यहाँ है। पहले हम यहाँ पर थे, फिर हम यहाँ चले गए, फिर हम यहाँ चले गए। और एक्सप्लेन करना है, ऐसे कीजिए, यहाँ लिखिए, क्या लिखिएगा? व्हेन पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेज, जब जनसंख्या बढ़ेगा। देन आगे लिख सकते हैं डिमांड का शिफ्ट राइटवर्ड, यहाँ लिखिए व्हेन पॉपुलेशन साइज डिक्रीजेज, व्हेन पॉपुलेशन साइज डिक्रीजेज। क्लियर? तो ये सारे फैक्टर्स हैं, और भी है 2, वो आपको करना है। जैसे मौसम है ना, वेदर्स, जब उसी तरीके से मौसम में परिवर्तन होता है डिमांड बढ़ता है। या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जैसे 7th पे कमीशन 8th पे कमीशन के द्वारा लोगों की आय बढ़ती है बाजार में, तो बाजार में क्या होता है, मांग बढ़ जाती है। क्लियर? तो इस तरीके से ये सारे फैक्टर्स है जो को हमारी डिमांड को प्रभावित करते हैं। आई थिंक आपको डिमांड फंक्शन या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।